और काम को करते खत्म। आ जाओ भाई बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा टॉपिक चल रहा था, और ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसके मैंने आपको बेसिक्स थोड़े बता दिए थे कि क्या क्या है। अब आज की क्लास में ऑब्वियसली न्यूमेरिकल तो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, वो तो मैं कर लिए थे पहले। इसके दो कॉन्सेप्ट बचे, वो करते हैं पहले। आ जाओ भाई, नेक्स्ट हेडिंग ला लो, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टेबल वेबल नहीं बनाना, बेसिकली एक एक साथ करके कर लेंगे। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ जी भाई, बेटा याद है आपको टोटल कितनी डिग्री थी? 5। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, इलास्टिक या हायर और मोर इलास्टिक, और इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। तो ये करके बस नॉर्मल हमें लिमिटेड बातें लिखनी है। नंबर 1 लिखो परफेक्टली इलास्टिक। बेटा इसमें क्या होता था? ईडी विल बी इनफाइनाइट। हाँ, प्राइस कांस्टेंट बोल रहा हूँ। डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और प्राइस कांस्टेंट होते हुए भी डिमांड क्या होती थी? चेंज। और ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? हाइपोथेटिकल, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड था, अब राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जहां स्पेस दिख रहा है लिख लो। परफेक्टली इनइलास्टिक। सर इसमें ईडी 0, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये कहता था भैया प्राइस को आप कितना भी चेंज कर लीजिए, डिमांड विल ऑलवेज रिमेन। और ये भी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। जो नेसेसरी गुड होते हैं वो इसमें नहीं आते बेटा। इसके बाद थर्ड लिख लेना आप, यूनिटरी इलास्टिक। बेटा ईडी की वैल्यू कितनी होती थी? 1। यूनिटरी मतलब 1 होता है। अच्छा 1 हो रही है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन, और डिमांड कब बनता था? डाउनवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री। ये थर्ड हो गया। इधर से लिख लो फोर्थ, इलास्टिक और हाईली इलास्टिक, और फिफ्थ लिख लो इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक। ईडी ग्रेटर देन 1, यहां पे ईडी, यहां पे क्वांटिटी का चेंज ज्यादा प्राइस से, यहां पे क्वांटिटी का चेंज कम प्राइस से। सर इधर कर्व बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैटर। नोट्स में सारे लॉजिक वगैरह सब दे दिए थे मैंने। यहां पे क्या बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? यहां तक कोई डाउट? अच्छा इसके बाद हमने एक लास्ट हेडिंग करी थी प्राइस लास्ट में, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना बेटा? लास्ट हेडिंग हमने जो प्राइस लास्ट में करी थी वो थी फैक्टर्स अफेक्टिंग
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन से फैक्टर्स है जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ मैं समझा। ये नीचे स्क्रीन कैसे हो गई? अब ये देखना यार, ये थोड़ा बढ़िया था भाई। ये कहता है कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करेंगे, मतलब डिमांड इलास्टिक है इनइलास्टिक है उसको डिपेंड करने वाले कौन से फैक्टर्स है। तो मल्टीपल थे, थोड़े देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। आ जाओ भाई। आप मुझे ऑर्डर बता दो कि नोट्स में आके कैसे कैसे करवाया था, पॉइंट बता दो बस, कि फिर ऑर्डर सेम हो जाएगा ना, बेटर रहेगा। पहला पॉइंट था नेचर ऑफ द कमोडिटी। पहला हैबिट ऑफ द कंज्यूमर था। हाँ वही आगे पीछे हो जाएगा। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर पहला पॉइंट आपने बताया। सर पहला पॉइंट था हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। भाई सिंपल सी बात है, कह रहा है कोई कमोडिटी हैबिट पे डिपेंड करती है उसकी इलास्टिसिटी। सर मतलब उसमें दो केस है बेटा, अगर गुड हैबिचुअल है या फिर नॉन हैबिचुअल है। अरे भैया अगर गुड हैबिचुअल है मतलब कंज्यूमर को उसकी हैबिट है, तो प्राइस बढ़ने से क्या उस पर इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं। जैसे लिकर, लिकर की लॉकडाउन में प्राइस बढ़ गए, लेकिन बेटा पीने वाले तो पिएगा ना। तो दिस इज व्हाट दिस इज इन इलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस बढ़ने का इस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन हैबिचुअल है, इसका मतलब हैबिट नहीं है और प्राइस बढ़ा, तो क्या कंज्यूमर इसकी डिमांड चेंज कर देगा? कर देगा। हैबिट थोड़ी भाई कहते कर देगा, तो डिमांड विल बिकम। हाँ जी बेटा आप बोलो। हाँ बेटा इनइलास्टिक अभी बताया तो क्या होता है। इनइलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में ज्यादा भी चेंज आ गया, डिमांड तो चेंज होगी लेकिन थोड़ी कम। अब जैसे बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई अगर शराब, तो बेटा जिसके पास पैसा ही नहीं है वो थोड़ी अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन आप कुछ जुगाड़ उगाड़ से थोड़ा वोड़ा कर के कुछ लोग कर लेंगे। राइट, तो ऐसे नहीं डिमांड चेंज नहीं होगी, होगी लेकिन प्राइस के कंपैरेटिवली कम। तो दिस इज हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा जी बेटा एक पॉइंट था, चलो ऑर्डर में ही छोड़ो यार। एक पॉइंट था आपका नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी कह रहा है कमोडिटी का नेचर कैसा है बेटा, डिपेंड करता है। भाई आपका जो गुड है उसका नेचर जो है वो कैसा है। अगर आपका लग्जरी गुड्स है, कैसा गुड है? लग्जरी। ये आपका इंफीरियर गुड है। बेटा लग्जरी के केस में ना वैल्यू होती है पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन वन, यानी इट मींस इलास्टिक होती है। कैसी होती है? इलास्टिक। ठीक है। इंफीरियर के केस में वैल्यू इज नेगेटिव एंड लेस देन। सॉरी बेटा ये ना ये ना पता क्या है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, वो फिर अलग आ जाएगा लेवल ऑफ इनकम। अगर आप वो सोचो ना कि रिच पुअर, तो वो अलग सेपरेट पॉइंट था लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या होता है लग्जरी गुड्स के अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए
तो उस सिनेरियो में क्या होगा बेटा, अगर फॉर एग्जांपल एक लग्जरी गुड है, उसकी डिमांड जो है वो, उसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा कम हो गया, अब क्योंकि इतना कम हो गया है तो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग या अपर मिडिल क्लास लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो लोग उसकी डिमांड करेंगे ना ज्यादा। वो जो आपका सेगमेंट है ना, आप, मैं यहाँ पे ना हम एज्यूम नहीं करे कि लग्जरी कैन ओनली बी डिमांडेड बाय रिच क्लास। आपका पॉइंट सही है कि सर लग्जरी में तो कम होगी, उसका प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी कम हो, वो तो रिच क्लास कर रहा है, वो तो करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। आप इसे उल्टा मत सोचो। वो आप जो पॉइंट बोल रहे हो वो अगला पॉइंट है, वो मैं लिख देता हूँ बेटा। थर्ड है लेवल ऑफ इनकम। एक पॉइंट आपको बताया था लेवल ऑफ इनकम, मतलब सर भाई अगर आप दो लेवल ऑफ इनकम है, या तो आप रिच हो या फिर आप कैसे हो, पुअर। अगर आप रिच हो तो बेटा डिमांड विल बी इनइलास्टिक, भाई फिर तो आपकी इनकम इतनी प्राइस बढ़े या घटे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पुअर पर्सन की डिमांड कैसी होती है बेटा, प्राइस के साथ चेंज होती है। सर और क्या थे बेटा, और भी थे, एक था प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, कह रहे आप उस पर कितना इनकम स्पेंड कर रहे हो, लार्ज या स्मॉल। अगर लार्ज प्रोपोर्शन स्पेंड है तो डिमांड विल बी इलास्टिक। भाई बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाओगे ना, सस्ता महंगा। लेकिन अगर सुई खरीदने जा रहे हो, 2 रुपए लगा रहे हो, खर्च कर रहे हो, सोचोगे क्या 2 के 5 हो गए, तो डिमांड विल बी इन इलास्टिक अगर स्मॉल प्रोपोर्शन इनकम है। इसके साथ एक और पॉइंट था, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। क्या कंजम्पशन को करना, पोस्टपोन करना पॉसिबल है? अगर है, अगर नहीं है, अगर है तो डिमांड विल बी डिमांड विल बी इलास्टिक। भाई 1 साल बाद शादी है, लहंगा लेने आज जा रहे हो, अब प्राइस ज्यादा हो या कम हो उससे इंपैक्ट पड़ेगा ना। आप कहोगे भाई महंगा मिल रहा है अभी, मतलब बाद में ले लेंगे। लेकिन इमरजेंसी में जा रहे हो अगर, कल के कल, तब तो महंगा मिलेगा और आपको लेना पड़ेगा। तो अगर पोस्टपोनमेंट पॉसिबल नहीं है, इन सच केस डिमांड विल बी इनइलास्टिक। ऐसे बहुत सारे केसेस थे, आप देख लीजिएगा कुछ जितने मुझे याद है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका डिमांड खत्म, और डिमांड के साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी खत्म इतने में। क्लियर है? अब लास्ट क्या बचा, एडवांस डिमांड वाला पोर्शन है ना, क्रॉस प्राइस इनकम ये सब, तो इसको देख लेते हैं। इतना नोट करा पहले, जल्दी बताओ, आ जाओ भाई। अब आते बेटा, मैंने बताया था डिमांड को पढ़ने के अपने अपने पर्सपेक्टिव है। तो अभी तक जो हमने डिमांड पढ़ी थी दैट इज व्हाट, प्राइस डिमांड। क्या सिर्फ प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में डिमांड पढ़ते हैं? नहीं सर, एक और क्या था बेटा, इनकम डिमांड, एक कॉन्सेप्ट ये है बेटा। इसके अलावा एक और कौन सा है, क्रॉस प्राइस डिमांड। सर मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, कि प्राइस डिमांड में होता क्या है, हमारा मेन फैक्टर कौन बन जाता है, प्राइस, और बाकी सारे क्या है, अदर फैक्टर्स, बाकी सारे जितने भी बच गए। इनकम डिमांड में हमारा मेन फैक्टर जिसको हमें बेस लेके चलना है दैट इज व्हाट, इनकम, और बाकी सारे इंक्लूडिंग प्राइस क्या होता है बेटा, अदर फैक्टर। ये सब बताया हुआ तुम्हें, बस एक क्विक रिवीजन है। क्रॉस प्राइस डिमांड में बेटा मेन फैक्टर कौन होता है, मेन फैक्टर इज रिलेटेड गुड का प्राइस, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। और यहां पे अदर फैक्टर क्या होते हैं, बाकी सारे इंक्लूडिंग प्राइस एंड इनकम। याद आ रहा है ना आपको बेटा, याद आ रहा है? अच्छा एक पॉइंट और याद करो, ये तो क्या पहला पॉइंट इन सबका। अब जो सेकंड पॉइंट है, प्राइस डिमांड जो होता है, प्राइस डिमांड, इसमें लॉ ऑफ डिमांड जैसा कॉन्सेप्ट होता है नहीं होता, होता है। और क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है, प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा कैसे रिलेशन है, नेगेटिव, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन इधर और इधर लॉ ऑफ डिमांड जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट
नहीं करता। सर यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, याद है? क्योंकि सर अगर हमने दो चीजें, क्योंकि अगर हमने अदर फैक्टर कांस्टेंट रखा और फैक्टर को चेंज करा इनकम को, तो भाई क्लियर नहीं है, डिमांड बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। सर क्यों? नॉर्मल के केस में बढ़ेगी, इंफीरियर में घटेगी। रिलेटेड गुड में भी क्लियर नहीं है, सब्स्टिट्यूट होगा तो बढ़ेगा और कॉम्प्लीमेंट्री में घटेगा। तो भैया यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, तभी लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। फिर मैंने आपको ना चेंज वेंज बताए थे सबके, अब मैं पूरा डायग्राम तो दोबारा बताऊंगा नहीं चेंज वेंज का, बट मैं वैसे बता दूं, यहाँ पे इनकम और इसमें ना हमारे दो दो टाइप के होते हैं। आपको दोनों जगह पे स्टडी करना पड़ेगा, इनकम में भी और इसमें भी। इनकम में बेटा अगर आप इनकम डिमांड कर रहे हो तो आपको दो जगह पढ़ना पड़ेगा। पहला क्या होगा, नॉर्मल गुड के केस में अलग, इंफीरियर गुड के केस में अलग, और यहां पे बेटा क्या, सब्स्टिट्यूट के केस में अलग और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में अलग। थोड़ा और बातें लिखते हैं इनकी। नॉर्मल गुड के साथ पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। कर्व की बात करूं, कर्व की, बेटा कर्व बनता है इसमें, डिमांड कर्व कैसे बनेगा, अपवर्ड, यहां पे कैसा, डाउनवर्ड, यहां पे कैसा फिर से अपवर्ड, और कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा बन रहा था, डाउनवर्ड, क्योंकि रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा। अब इन सब में मैंने आपको चार केस कराए और चारों केसेस में मैंने दो केस कराए थे। चारों केसेस में मैंने आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये भी करवाया था, और चारों केसेस में मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज ये भी करवाया था। बेटा कोर वही था, आप याद करो कोर प्राइस वाला ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, इनकम डिमांड। अब इनकम डिमांड में चेंज आने के दो रीजन, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और एक होता है चेंज इन डिमांड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इनकम डिमांड में, वेयर अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। चेंज किस में आएगा, इनकम में, और डिमांड चेंज होगी। चेंज इन डिमांड क्या होगा, वेयर इनकम रिमेन कांस्टेंट एंड चेंज आएगा अदर फैक्टर में, डिमांड चेंज होगी। ठीक है, फिर इनकम डिमांड में इधर वाला था, उसमें दो केस है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक्सपेंशन में भी दो होंगे, एक बार नॉर्मल गुड, एक बार इंफीरियर गुड, नॉर्मल इंफीरियर। फिर इंक्रीज डिक्रीज होगा, उसमें भी इंक्रीज में नॉर्मल इंफीरियर नॉर्मल इंफीरियर, और सारे कर्व लगभग सेम बनेंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि जिनके साथ नेगेटिव रिलेशन है वहां पे कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड, और जिनके साथ पॉजिटिव रिलेशन है अपवर्ड। पूरा डिफरेंस मैंने मेन नोट्स में कराया था अच्छे से, आप वहां रेफर कर सकते हो। यहाँ तो मैं बस एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हमने करा था। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना, कंपैरिजन चल रहा है तीनों का। पहला पॉइंट बन गया, सेकंड पॉइंट बन गया, थर्ड इधर थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ कंपैरिजन में ही, इधर देखना। अब मैं बात कर रहा हूँ इलास्टिसिटी की, किसकी बात कर रहा हूँ, इलास्टिसिटी की। तो बेटा जब मैं प्राइस इलास्टिसिटी निकालता हूँ, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब मैं इनकम निकालता हूं, इट इज ईवाई परसेंटेज चेंज इन इनकम, सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। अरे यार प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम, बेटा वाई कर लीजिएगा इसे। और यहां पे जब मैं ये निकालता हूं क्या, इसी, तो बेटा ये था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस किसका लेना है, वाई। अच्छा, इनके ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले भी थे। ईपी का फॉर्मूला क्या होना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहां पे बनना था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। इसी बनना था सेम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, लेकिन एक्स की क्वांटिटी लेनी है और वाई का प्राइस।
कोई दिक्कत, ये सारे फॉर्मूले करे थे हमने। एक और एक्स्ट्रा बात जो मैंने बताई थी, जो प्राइस के ही अंदर आती है बेटा, प्राइस के अंदर थी वो वाली बात। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना। अभी ये जो हमने ये वाला मेथड जो करा है ना, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज मेथड। इसका क्या नाम होता है? परसेंटेज मेथड। मैंने बताया था प्राइस इलास्टिसिटी के दो अलग से मेथड है। एक होता था बेटा पॉइंट मेथड, वेरी गुड। एक होता था आर्क मेथड। ये दोनों प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते थे। ये वाला परसेंटेज था, ज्यादा चांसेस यही है, बट पॉइंट और आर्क कोई भी आ सकता है बेटा। पॉइंट और आर्क दोनों में से कोई भी आ सकता है। बस एक बार ना जरा नोट्स पे आना अपने में। उसमें ना आर्क का, किसी बच्चे ने, मैंने कोई आर्क का, हाँ उसमें ना मैंने आर्क का शायद फॉर्मूला हल्का सा उल्टा कर दिया था बाय मिस्टेक। प्लीज वहां पे उसे रेक्टिफाई कर लो बेटा, मैं आपको बता दो करेक्ट। आर्क वाले में आपने क्या लिखा है? Q2, ये क्या लिखा है? Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब देखो वैसे ना, वैसे कोई गड़बड़ नहीं है। आपने कहा Q1 माइनस Q2 अपन में Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपन में P2 माइनस P1 माइनस P2। अब बुक में ना, बुक में अरे कोई पंगे नहीं है, अपने को तो एमसीक्यू करना है, अपने को तो आंसर निकलना है, आंसर निकलेगा पूरा सही निकलेगा। आपकी बुक में रुचिका जी ने क्योंकि मेंशन कर दिया था, तो और कंसेप्चुअली वो भी सही है यार। जब मैं चेंज निकालूंगा ना, तो आप हमेशा याद रखना, हम ना इनिशियल माइनस न्यू नहीं करते, न्यू माइनस इनिशियल करते हैं, चेंज होता है ये। तो मैंने जो लिखवाया था ना, अगर आपको आर्क मेथड लगना है, पहले मैं एक चीज बता दूं, पॉइंट मेथड कब यूज होता है? जब आपको क्या दिया है? एक सिंगल पॉइंट। और आर्क लगता है जब आपको कितने पॉइंट दिए? 2 पॉइंट्स। इसका तो सिंपल मेथड है भाई, ईपी का फॉर्मूला है बेटा, छोटा सा चेंज है, Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q2 प्लस Q1। आंसर सेम आएगा, चाहे दोनों में से कोई फॉर्मूला लगाओ, कोई भी लगाओ फॉर्मूला, आंसर सही आएगा, कोई पंगे नहीं है, फाइनल आंसर। ठीक है, और यहाँ पे होगा P2 प्लस P1, P2 माइनस P1। क्या वो गलत था बेटा? नहीं, गलत नहीं है वो, आप उससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर भी सेम आएगा। लेकिन प्रेजेंटेशन में ये करेक्ट तरीका है, न्यू माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस न्यू नहीं करते। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या था सर? यहाँ पे ईपी तो भाई अजीब ही है, यहाँ बोलता था क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। सर ये क्या है बेटा? ये ना डायग्राम से दिखाते थे, आपको याद है डायग्राम बनाया था मैंने? तो इसमें ना डायग्राम बनता था, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। हम बनाते थे एक डायग्राम, आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। X0 Y, बेटा यहाँ पे आप लेते थे प्राइस, और यहाँ पे आप लेते थे क्वांटिटी, और दिस इज योर डिमांड कर्व। अब अगर वो पॉइंट देगा कि भाई मान लो एक पॉइंट है ए, एंड ए इज द मिड पॉइंट, ए क्या है बेटा? तो याद है आपको, मिड पॉइंट में इलास्टिसिटी विल बिकम 1, है ना? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप कहा जाओगे बेटा? ऊपर बी पे, इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती रहेगी, क्योंकि लोअर सेगमेंट बढ़ रहा है और अपर सेगमेंट कम हो रहा है, तो न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम। अच्छा, अगर टॉप लेवल पे चलेगा इधर, वैसे मैंने टच करा नहीं है बट करा, अगर करा तो यहाँ पे इलास्टिसिटी विल बी, क्योंकि लोअर सेगमेंट पूरा है और अपर सेगमेंट क्या है? 0। याद है ना आपको? अच्छा, अगर आप इस कर्व से नीचे आओगे डी पॉइंट, तो इलास्टिसिटी क्या होगी बेटा? लेस देन 1। और अगर आपने पॉइंट को ही टच कर दिया, तो लोअर सेगमेंट तो कुछ है नहीं, पूरा ऊपर है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती थी? बस, इसके अलावा मैंने एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी अलग कराई थी, और वो था परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अपॉन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये एक अलग करवाया था, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? किसी के साथ चैप्टर होता है खत्म।
वाला परसेंटेज वाला एडवर्टाइजमेंट नोट करना है तो कर लेना। ये तीनों कंपैरिजन हो गए। प्राइस को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है, परसेंटेज, पॉइंट, आर, और बाकी इनकम, क्रॉस प्राइस और एडवर्टाइजमेंट तो सेपरेट नोट देके कहीं लिख लो। बस आपका चैप्टर हो गया समाप्त, सिलेबस हो गया समाप्त। अगर कोई डाउट वाउट है क्वेश्चंस में तो भैया बता दो आप। हाँ वो वाला पॉइंट मैं बता देता हूँ। क्वेश्चंस की डाउट है किसी को तो बता दो, और ऐसा नहीं आप अभी पूछ सकते हो भाई, आप किसी भी उसका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटा देखो, ये नोट करा, देखो टेक्निकली इतना कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बस वो लाइन का मतलब रुचिका जी को परेशान करा था तो मैं समझा देता हूँ क्या है। बेटा लाइन कह रही है, आपको नोट नहीं करना ना लिखना है, बस समझ लो थोड़ा सा। कह रहा है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के केस में आपको है ना, इंफीरियर गुड्स के केस में होता क्या था, प्राइस बढ़ता था, इंफीरियर गुड की डिमांड क्या होती थी, कम। प्राइस कम होता था, इंफीरियर गुड की डिमांड क्या होती थी, ज्यादा। सही नलायक हो तुम भी। इनकम क्या होती थी, इनकम। यार ये लाइन कह रही है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, रुचिका जी ये कह रहा है ये जो रिलेशनशिप है ना, ये तभी पॉसिबल है, मतलब ये अच्छे से एक्सपैंड तभी दिखाएगा ये रिलेशनशिप, जब कह रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होगा इनकम इफेक्ट से। इस रिलेशन को प्रेजेंट करने के लिए इनकम के बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से इंफीरियर गुड की डिमांड इसलिए कम हो रही है, पता है क्यों, मेजर रीजन क्या है इसका, क्योंकि इनकम बढ़ते ही आप उस गुड का बेटर ऑल्टरनेटिव ढूंढते हो, बेटर ऑल्टरनेटिव। तो ये लाइन बस इतना सा सेंटेंस कह रही है कि ये रिलेशन प्रेजेंट तभी होगा जब आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओवरवेट करेगा। मतलब अगर एक इकोनॉमी है, आपकी इनकम बढ़ी, और टेक्निकली इंफीरियर गुड की डिमांड कम होनी थी, लेकिन उस कमोडिटी की बेटर क्वालिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या इनकम बढ़ने के हिसाब से डिमांड कम होगी, इंफीरियर की होगी नहीं। भाई अगर मैं हाइपोथेटिकली मानूं कि राइस चीप क्वालिटी की आती है इंडिया में और क्वालिटी नहीं है, अब चीप क्वालिटी राइस अवेलेबल है, मैं वो कंज्यूम कर रहा हूं, इनकम बढ़ गई, क्या डिमांड बढ़ पाएगी, क्या डिमांड घटेगी, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। तो वो कह रहा है ये रिलेशन दिखने के लिए ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का प्रेजेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इनकम इफेक्ट। किसके केस में, इंफीरियर गुड्स के केस। अगर सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं होगा तो भाई ना चाहते हुए भी आप इसकी डिमांड करोगे, क्योंकि आपके पास तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, बेटर क्वालिटी अवेलेबल ही नहीं है, यही खाओ भाई। समझ आए, ये लाइन बोलते हैं। अच्छा एक काम करो, ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम्हारे कोई डाउट है पर्सनल, है ना, हाँ तुम्हारे तो बता, वो 8-10 थे वो तो, उससे भी ज्यादा। चलो कोई नहीं, मीटिंग को रिजॉइन करो जल्दी बच्चे, फिर डाउट ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी डाउट हो गया, आप में से काफी बच्चे होंगे जिन्होंने शायद बुक के क्वेश्चन अभी करे ही नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपने पेज पे करो, इस वीक पूरा दे रहा हूँ, पूरे वीक में करो, आपके पास बेटा पूरा टाइम है डाउट के लिए, कुछ भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बीच बीच में मैं रैंडमली ओरल टेस्ट लूंगा, चैप्टर वाइज बता के, पहला चैप्टर मैंने कौन सा बताया, बिजनेस साइकिल, तो जब भी आओ मंडे से बिजनेस साइकिल पढ़ गया ना, पता नहीं मुझे किसका नंबर लग जाएगा रैंडमली और कौन छिप जाएगा पक्का। लड़का लड़की एक समान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरा मैं बिलीव करता हूँ, और तो जिस फ्रीक्वेंसी से रैप्टर लड़के में पड़ेगा उसी फ्रीक्वेंसी से रैप्टर लड़की में पड़ेगा, तो रैंडमली कि एक आधे का नंबर लगेगा हर एक दिन, तो बिजनेस साइकिल पढ़ के आना, पहला नंबर तेरा है। मीटिंग रिजॉइन करो, ठीक है भाई, चलिए बिजनेस साइकिल पढ़ के आइएगा। अगली क्लास में मंडे से बीसी के स्टार्ट हो रही है, मस्त एकदम, और तुम्हारे टेस्ट सीरीज चलते रहेंगे, टेंशन नहीं है उस बात की भी। बुक लेकर आना, उसमें हाँ बुक लेकर आना, मिक्स चलेगा, थोड़ा मैं बुक में करवाऊंगा,
थोड़ा मैं नोट्स करवाऊंगा जहां मुझे लगेगा नोट्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब आप जेन्युइनली उसे पढ़ोगे ना आपको खुद समझ आएगा कि टेक्निकली सर इसमें कुछ वैसा मटेरियल है नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे एक चैप्टर आपका हो गया एलपीजी वाला, एक हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट, एक हो गया इंट्रोडक्शन, ये 3 चैप्टर है। फिर एक चैप्टर है वो कंपनी वाला नेम वेम वाला, 5वां एक चैप्टर है आपका जिसमें डेफिनेशन है सारी, लास्ट चैप्टर। 5 चैप्टर तो ऐसे ही है। एक चैप्टर कौन सा भूल रहा हूँ, सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो मेजोरिटी चैप्टर आप देखोगे बड़े हलवे हलवे, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, ना रट्टे लगाने ना कुछ, आपको थोड़ा रीडिंग करनी है पूरी बुक की अच्छे से 2-3 टाइम, जब 2 to 3 टाइम्स 4 टाइम्स रीड कर लोगे अपने आप टैकल कर लोगे। उसमें से लास्ट चैप्टर ट्रस्ट में आपको 90% आता होगा, कंपनी फर्म एलएलपी ये सब पता है आपको, बस वही है। हाँ जी भाई सर क्या डिमांड फोरकास्टिंग, बेटा डिमांड फोरकास्टिंग ना, डिमांड का लास्ट चैप्टर, लास्ट एक पैराग्राफ दिखेगा आपको, एक दो पेज का। उसमें बेसिकली क्या है ना कि इन एनालिसिस को यूज करके ना बिजनेस में डिमांड कैसे फोरकास्ट होती है। फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्शन। अब देख भाई तू मार्केट में जब एनालिसिस करेगा तभी तो तू बता पाएगा ना कि डिमांड कितनी है हमारी मार्केट में। जैसे याद है तुझे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड करवाया था मैंने, उसमें एयरबस ने प्लेन बनाए थे। अब एयरबस प्लेन बना के अलग 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 प्राइस पे सबके पास जा रहा था, क्यों जा रहा था? उसे डिमांड फोरकास्ट करनी थी, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग डिपेंड करती है, ये डिटरमाइन करेगा कि तुझे कितना प्रोडक्शन करना है। अगर आपने बिना डिमांड फोरकास्ट करे प्रोडक्शन कर दिया तो इट लीड्स टू अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन। तूने डिमांड फोरकास्ट नहीं करी, तूने कहा जी मैं तो जी पेन बनाऊंगा, तूने मार्केट स्टडी नहीं करा कितनी डिमांड है, क्या है, कितनी मार्केट में डिमांड है, इस एरिया में कितनी, उस एरिया में कितनी है, तू बनाता चला गया, तूने 1 लाख पेन बना दिए, पता लगा मार्केट में डिमांड थी 10,000 की, अंडर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन कर दी, रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, वैसे कम है स्केर्स है, तूने वेस्ट कर दी, ऊपर से उसे स्टोर करके रखेगा, स्टोरेज कॉस्ट अलग बेयर करेगा। अच्छा अगर मार्केट में डिमांड थी 10,000 की, तूने बना दी 1,000, क्योंकि फोरकास्ट तो करी नहीं तूने, एनालिसिस तो करा नहीं, अब क्या हो गया अंडर प्रोडक्शन। अब तूने क्या करा, रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज करा, इसकी वजह से तेरे को प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो डिमांड फोरकास्ट हेल्प करती है डिमांड को एनालाइज करने में कि इकोनॉमी में कितनी डिमांड हो सकती है, जिसके हेल्प से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन उस लेवल पे करता है, जिससे आपका मार्केट फेलियर होने के चांस कम होते हैं। मार्केट फेलियर मतलब अंडर या ओवर प्रोडक्शन होने के चांस कम होते हैं और आप इक्विलिब्रियम मीट करते हो। सॉरी यार वो ना, ये जो डिमांड फोरकास्टिंग वाला पार्ट है, ये जब मैं सेकंड टाइम रिवीजन कराऊंगा ना मैराथन में, मैं तब लूंगा इसको। इसमें यार देख पता है क्या, 5-6 4-5 पेज है, बहुत रेयरली एक आधा क्वेश्चन आता है इसमें से। अब 5 पेज पढ़ाओ एक आंसर के चक्कर में, मुझे टेक्निकली वर्थ नहीं लगता। जितने में तू वो पढ़ेगा उतने में तेरा पूरा डिमांड रिवाइज हो जाएगा, और उसमें से गारंटी 10 नंबर में से 8 नंबर उधर आएगा, एक आधा 2 नंबर शायद फोरकास्टिंग में आएगा। तो थोड़ा मैंने बार बार बोला स्मार्ट वर्क करो। एलएलपी आपको पता है कितने नंबर का है, 5 नंबर का। अब तो हमारे टाइम पे तो 2 पेज का था, तुम्हारे टाइम पे तो है भाई कितने पेज है, 10-15 पेज है। उसको करने से अच्छा ना, ऐसा ये मत बोलना सर के सामने सर ने टेक्निक बताई है, ये नहीं, माँ कसम खा लो अपने फाउंडेशन में छोड़ के आया था, एलएलपी भी कंपनी दोनों छोड़ के आया था, लिमिटेड करा था लिमिटेड, लेकिन करा ऐसे था स्ट्रैटेजिकली। भाई मैं क्यों पढ़ू 5 नंबर में 15 पेज, एक क्वेश्चन आएगा वो भी टेढ़ा मेढ़ा आ गया, गलत से भूल गया। अब इससे अच्छा तो वो 15 पेज मैं सिर्फ गुड जाट में लगाऊ, कम से कम 15 नंबर तो सिक्योर होंगे। वो 15 पेज में पार्टनरशिप में लगाऊ, 15 नंबर तो सिक्योर होंगे। अब उसमें से पार्टनरशिप में से 4 क्वेश्चन आए, अब 4 में से 2 तो आते होंगे। एलएलबी में तो क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन आया, अब आया होगा तो कर लोगे, नहीं आएगा तो कटेगा मार्क्स। समझ रहे हो मेरी बात? बीसीआर करोगे आप लगोगे सबसे पहले अनसीन पैसेज में, अबे मत करना, मैं बता रहा हूँ वो स्कूल का पैसेज नहीं आएगा, वो चीज समझ रहे हो, वहीं लिखे होंगे सामने, अरे 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 5 नंबर, तुम बैंड बज जाएगी। 1 घंटा लग गया था मुझे करते हुए, ब्लंडर कर दिया था मैंने उसमें जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि अपन तो इंग्लिश के भरोसे गए थे पहली बार, अपन तो इसी में इंग्लिश बचा लेगी। वहां जाके 1 घंटा अनसीन पैसेज में लग गया मुझे, पसीने आने लग गए मुझे, ये क्या हो रहा है, आंसर ही नहीं मिल रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है पैसेज। कभी मत करना बीसीआर में अनसीन, मुझे पता है अब में से काफी बच्चे अनसीन पैसेज, लेटर, रिपोर्ट, फिर भाई 40 में से 30 तो वहीं ले आएगा, 30 वहां गए, फिर 10 लाने लॉ में, उसमें से ट्रस्ट नहीं, आप 30 में से ना 20 नंबर का तो हो सकता है आप अटेंड भी ना कर पाओ बीसीआर,
इतना टाइम का कॉन्स्टेंट होगा। और जो तुमने करा तुम्हें पता है तुम्हारी इंग्लिश कैसी है, पूरा भरोसा है मुझे, 20 में से तुम्हारे आएंगे 8 नंबर। तो बीसीआर में बस स्मार्ट वर्क करना है। लास्ट में बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना, अपना भी बताऊंगा, जिसको प्रॉब्लम आ रही होगी अदर सब्जेक्ट्स का भी बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रिक्स होती है, कुछ तरीका होता है करने का, जो आपको हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रहे तो आप अप्लाई करोगे हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स और लॉ में ना टाइमिंग बहुत गंदा फैक्टर होगा, और ट्रस्ट में आपसे पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा मैथ्स का। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, और मैं चाहता भी नहीं आपको सारा आए, मैं चाहता हूँ आपको 100 में से 80 आए, क्योंकि 100 में से 100 आएगा ना तो पेपर छूटेगा और आपको बुरा लगेगा। 100 में से 80 आता हो ना, 80 करोगे अच्छे से करो, समझ लो। बट ये मत बोल देना सर ने बोला था 80 करना है, 80 ही करेंगे, एलएलबी नहीं पढ़ के आएंगे। कोई वो नहीं है, मैंने ये करा था, कंपनी एलएलबी पूरा छोड़ के गया था फाउंडेशन में। बट फिर कंपनी वहां पर आया तो मेरे को थोड़ा डिसएडवांटेज मिला कि बेसिक्स क्लियर नहीं थे, तो पहले बेसिक्स पढ़े दोबारा इंटर में, क्योंकि वहां तो पूरा कंपनी लो है। चलिए ज्यादा बातचीत कम करेंगे, अब थोड़ा इधर आएंगे। फोरकास्टिंग वाला वो टॉपिक कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन ना लेना। रिविजन टाइम पे देख लेंगे एक बार, अभी आप इस पे फोकस रखो जितना कराया। तुमने सारे कर लिए क्या? तो तुम्हारे तो 50-60 डाउट होंगे बस, 10 तो तुमने पूछ लिए थे। चलो पहले आप 1 से 20 ऐसे 1 से 1 ही, अरे बेटा थोड़ा चेंज आ देंगे। मैंने बोला ना करेक्ट आंसर नहीं लगाना, जो चारों में से सबसे सही लग रहा है। हाँ, करेक्ट डिजायर्ड बैक बाय एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी, नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे इट, the quantity demand for that commodity at certain price, the quantity of a commodity demanded at a certain price during any particular period of time। डी दिया होगा इसमें, क्योंकि डी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है भाई। पहली बात तो इट इज नॉट अ क्वांटिटी, इट इज नॉट अ क्वांटिटी, इट इज क्वांटिटीज। और सर्टेन प्राइस होता नहीं है, वेरियस प्राइस होता है। लेकिन यहाँ पे ना ऊपर वाले बेकार है, डिजायर्ड बाय एबिलिटी, करेक्ट डिजायर्ड होनी चाहिए भाई। पूरी डेफिनेशन में बाकी कंपोनेंट कहाँ है? कह रहे नीड फॉर द कमोडिटी, भाई नीड तो होती नहीं है, नीड कहां से आ गई? मैंने बोला नीड, डिजायर और एबिलिटी, विलिंगनेस होनी चाहिए और एबलनेस होनी चाहिए। क्वांटिटी डिमांड एट सर्टेन प्राइस इज डिमांड, अबे वो तो क्वांटिटी डिमांड है। तो डी तीनों में से सबसे अप्रोप्रिएट है, डी इज नॉट करेक्ट। ये गड़बड़ मैंने पहले बताई थी होती है। हाँ 1 से 20 में और डाउट, 1 से 20 में अबे तो all but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual demand curve for a commodity. Which one is it? All but one of the following are assumed to remain same. All but one of the following are assumed to remain same individual demand के केस में। Preference of the individual, his monetary policy, price of the commodity, price of related। बेटा आप ही बता दो कौन सा assume constant नहीं करते। हाँ तो ये डाउट क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस ऊपर की, मेरा पॉइंट है कि ये डाउट क्यों है, ऊपर की लैंग्वेज बढ़ रही है, ऐसे पढ़ो से ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिमेन सेम, इनमें से सारे सेम रहेंगे। अब पढ़ो ऑल बट वन, सारे सेम रहेंगे बट एक को छोड़ के प्राइस नहीं रहेगा ना, बस लैंग्वेज का गेम है।
हाँ टक्कर मान लो जिसके डाउट थे वाले 7 तुम बेटा 7 है 7 क्वेश्चन बताओ आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली ईच प्राइस एस्टिमेट डिमांड फॉर गुड इज लो कह रहे भाई इनमें से कौन सा फैक्टर है जो प्राइस इलास्टिसिटी को लो रखेगा मतलब डिमांड विल बी इनइलास्टिक डिमांड विल बी वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ दैट गुड very low price of the commodity close substitute for that good higher portion of income is spent अब सुनो अगर अभी करवाए तो अगर हायर पोर्शन ऑफ इनकम होता है तो डिमांड होती है इलास्टिक डिमांड कैसी होती है नोट्स चेक कर लो आप अपने अभी करवाया था निकालो नोट्स भरोसा तो तुम है नहीं बेशर्मों की तरह निकाल भी ले ये देखो बेटा लेवल ऑफ इनकम प्रपोर्शन ऑफ इनकम क्या है लार्ज लार्ज में क्या होती है इलास्टिक तो भाई हायर प्रोपोर्शन में तो क्या होती है इलास्टिक हमें चाहिए लेस इलास्टिक अच्छा अगर मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ये भी एक पॉइंट है ये शॉर्ट समरी में नहीं मेन नोट्स में आओ अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है डिमांड होती है इलास्टिक क्योंकि जैसे आपने प्राइस चेंज करा सेम गुड दूसरा मिल जाएगा सेकंड क्या कह रहा है वेरी लो प्राइस ऑफ द कमोडिटी और वेराइटी ऑफ यूजेस अगर वेरी लो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है तो उसकी डिमांड कैसी होगी इनइलास्टिक क्योंकि आप उसमें स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड करोगे समझो क्या अबे भाई अगर यहां बोला लो किसमें होगी अगर उस कमोडिटी का प्राइस बहुत कम है तो आप उसमें कम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड कर रहे हो कम स्पेंड कर रहे हो तो डिमांड विल बी इनइलास्टिक भाई एक चीज है इसका प्राइस 1 रुपए है अब वो 1 से 2 हो गया अरे मुझे फर्क पड़ेगा क्या घंटा फर्क पड़ेगा 2 से 4 गए मुझे कोई फर्क ही नहीं है डिमांड विल बी इलास्टिक लेकिन अगर हायर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम है इलास्टिक होगी भाई घर खरीदने जा रहा हूँ 1 करोड़ का घर 1.5 करोड़ का हो गया अबे नहीं खरीदूंगा रुक जाऊंगा या क्लोज सब्स्टिट्यूट है 1 करोड़ की चीज है 1 करोड़ 10 लाख की हो गई सेम चीज 1 करोड़ की बगल में मिल रही है बगल वाले को लूंगा भाई समझे क्या आगे बोलो रे जल्दी बोलो यार अगर तुम देखो ऐसे डाउट पूछने वाले ना भाई मैं घर जा रहा हूँ मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ 7 UP क्या है बेटा 7 अप पी है बचपन में कांच वाली बोतल 7 अप का अल्टरनेटिव बता दूं स्प्राइट भी है बचपन में अब 7 अप थोड़ी कम हो गई है बेटा स्प्राइट चलती है अब ये वो 7 अप है जो बचपन में आप घटाघट पी लेते थे एक सांस में वोड का समझ के हाँ जी अभी 1 से 20 पे है अपन फिर क्वेश्चन नंबर 10 बता दो एक बार भगवान जहर खिलाते अच्छा 9 सॉरी 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 मैं 18 देख लिया था जहर खिला दो भगवान इसमें भी जहर खिला दो मेरे को खिलाओ बेटा अब थोड़ी 10 आए पहले एक बच्चे का 10 देख लो if demand for a good is inelastic increase in price will cause total expenditure सर देखो सर नीतीश भाई देखो क्या कहानी क्या होती है बेटा देखो ये है राजू बेटा राजू को जानते हो ना सारे छोटा भीम जो चुटकी के पीछे पड़ा हुआ था और भीम ने उसका पत्ता काटा हुआ था चलो चुटकी भी तेज थी पूरे टाइम कालिया डोलू बोलू के साथ घूमती रहती थी जैसे कोई मुसीबत आती थी भीम लड्डू वड्डू खिलाने के लिए भीम वैसे घूमती रहती थी कालिया के साथ गलत कर दिया लड़के ने अच्छा सुनो ये राजू बेटा राजू ना राजू एक गुड एक्स कंज्यूम करता है क्या कंज्यूम करता है बेटा अभी जो गुड एक्स है ना ये है नेसेसरी गुड्स कैसे गुड है नेसेसरी मतलब राजू के लिए जैसे क्या लड्डू नेसेसरी भाई कुछ मिले ना मिले ये चाहिए तो बेटा हमें पता है नेसेसरी गुड्स के केस में डिमांड विल बी इन इलास्टिक डिमांड विल बी मतलब मान लीजिए इसका प्राइस है 10 रुपीज इसकी डिमांड है 100 यूनिट्स तो क्या बता सकते हो राजू इस पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्च करेगा सर 1000 रुपीज खर्च करता है
अब बेटा क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भैया प्राइस एक गुड है जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब आपको पता है प्राइस कितना भी बढ़ जाए डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर ऐसे केस में इंक्रीज इन प्राइस हो गया, क्या हो गया प्राइस, तो आप मुझे बता दो डिमांड में चेंज आएगा। इसकी वजह से राजू को अगर सेम लेवल ऑफ डिमांड मेंटेन करनी है ही मस्ट इंक्रीज द टोटल एक्सपेंडिचर। भैया उसको पापा के बटवे से थोड़े और पैसे चुराने पड़ेंगे, तभी तो वो सेम लेवल पे मेंटेन कर पाएगा ना। समझ आ रही है बात, मतलब क्या है सर, अबे भाई देखो हम ना इसको सिंपल टर्म में ऐसे समझते हैं कि इस सिनारियो में इसका प्राइस बहुत बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया 20, लेकिन डिमांड है इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब क्वांटिटी में चेंज, वैसे आपको पता है क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन हम अभी हम समझाने के लिए असुम करते हैं क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, या थोड़ा सा करना है तो थोड़ा कर लो, आप ले लो 90 यूनिट्स, बस कितना थोड़ा होगा बेटा, प्राइस डबल से बढ़ा है ना, डबल से, तो इसको हाफ से ज्यादा मत कर देना, यही तो हुआ ना इलास्टिक, इट इज इंक्रीज बाय 100%, तो ये जो फॉल होगा ये लेस देन 100% होगा ना, 90 कर दिया, 10% का फॉल करा है। अब देख लो आप टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर विल, नितेश भाई आई होप इट इज क्लियर, बेटा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द Yes, sir. कंज्यूमर ऑफ द गुड विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आ जाओ भाई, और क्या बोले, 17, 18, 19, बेटा सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है भाई, देख लो कह रहे इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी में इंक्रीज होगा एक्सपेंडिचर, तो अभी तो बताया भाई, अगर आपकी डिमांड इनइलास्टिक है और प्राइस क्या हो जाए ज्यादा, डिमांड इनइलास्टिक प्राइस क्या हो जाए ज्यादा, देखो अगर डिमांड यूनिटरी है, अगर डिमांड क्या है तो ना प्राइस में चेंज आए ना टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता, क्योंकि जितना प्राइस में चेंज आएगा आप उतना ही सेम अमाउंट डिमांड में चेंज कर दोगे, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो सेम रहेगा ना, अगर यूनिटरी है तो अगर यहाँ ना टोटल एक्सपेंडिचर में सेम बोला होता तो मतलब ऑप्शन नंबर, समझ रहे हो मेरी बात, लेकिन हमें चाहिए कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ना है, बढ़ेगा जब डिमांड है इनइलास्टिक और प्राइस क्या होगा ज्यादा, हाँ ना जी, आगे बताओ, 1 से 20 में और कोई डाउट, 20 से 40 में, 20 किसने पूछा, 23, बेटा 23 आर का क्वेश्चन है यार, नॉर्मल क्या बेटा फॉर्मूला लगाना है इसको, नॉर्मल मत लगा ना, ये देख लो कौन सा मेथड बोला है, आर Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P1 P2 प्लस P1 P1 माइनस P2, जब P2 P1 आगे पीछे कर लो यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बस, आपको दे रखा है बेटा प्राइस कितना है 300 200 3000 5000, आ जाओ यहाँ पे जी, अगर आप ये क्वेश्चन करोगे कौन सा है 23, बेटा ये हुआ 300 200 3000 यूनिट से 5000, प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी, अब यहाँ पे बेटा यहाँ पे ना आपने नॉर्मली लगाना संतोषी, आर्क मेथड लगाना है, आर्क मेथड में ईपी क्या होता है बेटा Q1 माइनस Q2, बेटा 2 1 देख लेना प्लीज आप, Q1 प्लस Q2, मैं बचपन से ये वाला करता है वो तो मुझे ये पता है, P1 प्लस P2 P1 माइनस P2, कर दो बेटा दोनों का 2000 अपॉन में 8000 इंटू 500 अपॉन में, दिस विल बिकम हाउ मच 2 अपॉन में 8 इंटू 5 अपॉन में 1 5 अपॉन में 4, दिस इज 1.25, ठीक है जी, और ऑब्वियसली माइनस में आएगा कि प्राइस लास्ट रेट है, अब देखो क्योंकि आंसर 1.25 ही दिया है, कल प्लस वाले को ट्रेड, क्लियर है बेटा संतोषी, आगे बताओ 23 24, बेटा न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टू गुड्स आर वेरी हाई, इट मींस बेटा अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, मैंने तुम्हें लिखवाया नहीं था क्या इसका नोट, क्या मैंने आपको इसका नोट लिखवाया था इस वाले का, कि जब कैसे गुड्स होते हैं नेचर में कैसे नहीं होता था,
निकालो नोट्स, निकालो जल्दी से। देख बेटा, मुझे याद नहीं आता ना, एक तो सीएस के बैच में भी है। नहीं, मैंने ऐसे नोट लिखा होगा, अगर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हाई है तो ये होगा, लो है तो यार ये ना सीएस वाले में दिखाऊं, मैं दिखा देता हूँ आपको, शायद वो फिर सीएस वाले में छूट गया होगा। एक मिनट देना। यार ये ना नोट बना लो आप अपने शॉर्ट समरी में एक। देखो यही छोटी छोटी चीज होती है जो ना थोड़ी हमसे मिस हो जाती है, अब इतना बैचेस चल रहे होते हैं ना तो पता नहीं रहता। रुक जाना, मैं बना देता हूँ। आपका क्वेश्चन रीड करना, 24 क्या था? इज टू हाई, वेरी हाई, ठीक। देखो बेटा, 3 केस है, बस 3 केस है। देखना, अगर आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव में है, किसमें? यानी गुड्स कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स। अगर आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी 0 है, गुड्स कैसे होंगे? नॉट रिलेटेड, कोई रिलेशन नहीं है। पेन और आइसक्रीम, देयर इज नो रिलेशन, नाइदर सब्स्टिट्यूट नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, नेगेटिव में है तो गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, 0 है तो गुड्स आर नॉट रिलेटेड। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट देन गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बोला परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और इसके बीच में बुक में नहीं दे रखी, लेकिन मैंने ऊपर इन्हें लिखवाई थी, अगर आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब मोर देन 1, 0 से ऊपर है, उस सिनारियो में गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, गुड्स आर सब्स्टिट्यूट। अब देख लो आपको क्या बोला है, वेरी हाई। और वेरी हाई किस कैटेगरी में फॉल होती है भाई? नेगेटिव है नहीं, इनफाइनाइट भी नहीं है, 0 भी नहीं है, इट इज पॉजिटिव। हाई हाई का मतलब पॉजिटिव, यानी गुड्स कैसे है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में तो नेगेटिव होती है भाई, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होती है? इनफाइनाइट। है तो हाई बोली है, हाई डिग्री ऑफ, दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट है अच्छे, परफेक्ट नहीं है वरना इनफाइनाइट होती। प्लीज ये नोट बना लो। देखो यही छोटी छोटी चीज होती है जो मैं बोलता हूँ ना, सेकंड वेव में जब हम रिवीजन करेंगे आती है, तो ये अभी आ गई, अच्छी बात है। आप समरी में नोट बना लो इसका, समरी में नोट बना लो, और ये ऊपर लिख देना स्पेशली, अगर पॉजिटिव है, ये 4th पॉइंट बना लेना, तो सिनारियो में एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। मुझे क्या, सारे क्वेश्चन कर लेना, मुझे लग नहीं रहा तुमने कोई क्वेश्चन करे अभी। कोई कौन सा ऐसा बच्चा जिसने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करे अभी? मैं ऐसे ही रैंडमली पूछ रहा हूँ, उठा लो मारूंगा मारूंगा। कर लो आराम से, कोई नहीं, इस हफ्ता है, मंडे तक अच्छे से करके पूछ लो, पूरा हफ्ता है। नेक्स्ट हफ्ते में भी पूछोगे, कभी भी पूछ लोगे, नवंबर के बाद भी पूछोगे, दिसंबर के बाद, पेपर के बाद, तब भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले अटेम्प्ट के लिए पूछोगे वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है। मंडे से तो बीसी के स्टार्ट है। और भूमिका जी आपको मैं ना मेंशन कर दूंगा कौन सा चैप्टर है,
मेरे को शायद हो सकता है मैं एनवायरनमेंट ना कराऊं, क्योंकि पंगा क्या होगा ना, अगर मैंने यहाँ भी करा दिया फिर आफ्टरनून वाले सीन में वाले भी, फिर आफ्टरनून में भी दोबारा स्टार्ट होगा, अभी उनका भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्या पता पहले इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। जब अभी आप मेरे एंड पे आपके 2 चैप्टर बचे मैम, एक है मनी एंड बैंकिंग, एक है एनवायरनमेंट, मैं बता दूंगा आपको जब भी होंगे। पहले मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इनका सब फटाफट से निपट जाए मामला, आफ्टरनून वालों का इनका खत्म करवाना है, इवनिंग वालों का नहीं, इनका डिमांड में अटक रखा है सारा सिलेबस। आगे बढ़े क्या, बड़े बड़े बड़े। रिया जी और कौन सा डाउट है 24 के बाद? 37 सीधा जम मार के, बीच बीच में किसी को कोई डाउट और? सॉरी 28, सर 28। एक करके 28 से पहले किसी को कोई डाउट है? 26 बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इज इनलास्टिक, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीजेस, इनमें से कौन सा नहीं होगा? बेटा आप देख लो, टोटल एक्सपेंडिचर वाला सेम क्वेश्चन है भाई। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इनलास्टिक है और अगर उसके चार्जेस बढ़ गए फिर भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आप डिमांड तो कम कर नहीं पाओगे एक लिमिट तक, तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। क्वांटिटी डिमांड विल फॉल रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, क्वांटिटी डिमांड विल, अच्छा इसमें तो यार, इसमें तो एक अमाउंट का नहीं है भाई, ये इनइलास्टिक है ना, इनइलास्टिक में प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड, प्राइस बढ़ने से डिमांड फॉल होगी बट कम प्रोपोर्शन से फॉल होगी, तो क्वांटिटी डिमांड फॉल होगी लार्ज प्रोपोर्शन से, नो, क्वांटिटी डिमांड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल। और क्या 28 बोला था आपने? नेक्स्ट कौन सा बोला था? 28 आपका था। पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल व्हेन बेटा पॉइंट इलास्टिसिटी कब यूज होगा? वैसे मैं बता दूं, पॉइंट इलास्टिसिटी यूज होता है एट अ सिंगल पॉइंट। A bookstore is considering doubling the price. A restaurant is considering lowering the price. Most expensive dish by 50%. Auto producer is interested in determining the response of customer of price of car being lowered by 100. None of the above. भाई देखो सेकंड वाले में ना, सेकंड वाले में तो परसेंटेज मेथड सूटेबल है। सेकंड वाले में कौन सा मेथड है? क्योंकि वहां पे क्लियरली बोला रेस्टोरेंट जो है लोअर कर रहा है प्राइस को 50% है, तो ईपी निकालने के 3 मिनट थे, परसेंटेज, पॉइंट और आर्क, तो सी बी तो होगा नहीं। बुक सेलर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस, लोअर, डबलिंग द प्राइस। भाई देखो या तो ए होगा या सी होगा, आंसर क्या दिया भाई? सी दिया भाई, सी बनाते हैं बेटा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा असम्पशन बेस्ड काम है। दोनों ही ठीक है भाई, दोनों ही सही है बेटा, इन्होंने राम भरोसे सी दे रखा है, पता नहीं क्यों, होगा इनका कोई लॉजिक, बट एट लास्ट मॉड्यूल इज मॉड्यूल, मॉड्यूल इज केदारनाथ बद्रीनाथ सारे धाम यही है बेटा, तो आपको यही टिक लगाना है, देख लीजिएगा। वैसे ये भी कोई गलत तो है नहीं, उसमें भी निकल जाएगा, बट सी दे रखा है तो दे रखा है भाई। आगे बोलो। 37, सर 35। 35 बेटा, इनमें से 35 पूछा किसी भैया ने, इनमें से कौन सा नॉट एन assumption ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड डिफरेंस कर्व, इनमें से कौन सा assumption नहीं है थ्योरी ऑफ डिमांड का? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी मनी, बेटा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सर ये कहाँ हो गए बेटा? अब मैं थोड़ा बता दूं, शायद पता नहीं, अब मैं दोबारा मुझे याद ना, आपको याद है अब मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कराया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैं आपको 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी कराया था, 1 कमोडिटी में एमयू एक्स यूटिल्स अपॉन में था एमयू ऑफर रूपी, लिख लो बेटा, एमयू ऑफर रुपीज होता है ना, उसी को बोलते हैं एमयू एम। नोट्स में जाओ, लिखवाया था मैंने, फिर तो यार तुम टक्करे मान लो दीवार पे। बेटा अब तू नोट्स में जा, मैं चला जाता हूँ आपको लेके। जब आप नोट्स में जाओगे, जब आप नोट्स में जाओगे,
बेटा नोट्स में जाओगे, और बाप रे 2:15 हो गए, उधर ही है, पता नहीं, पूछो मैम से। अरे यार नोट्स में बाद में जाना, पहले मैं बता दूं। अच्छा, जब हम नोट्स में जाओगे वहां पे था एमयू ऑफ रुपी, वो था एमयूएम, मुझे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हमारी पूरी इकोनॉमिक्स में ना हम अज्यूम करते हैं कि एमयूएम कांस्टेंट रहता है। सेकंड वाला देखो एमआरएस तो डिक्रीज ही होता है, एमआरएस में तो कोई पंगा नहीं है। गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू गुड्स, कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड टू लेस ऑफ इट, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। भाई देखो बी वाला तो तुम्हें पता है करेक्ट है, एमआरएस फॉल करता है। ये वाला क्या है, कंज्यूमर जो है ना वो एक को बढ़ाएगा तो दूसरा क्या मिलेगा, लेस, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, ये भी हमें पता होता है। जो सी वाला है ना वो याद रख लेना, एमयू ऑफ अ रुपी या एमयूएम हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हम अजम्पशन होती है इंडिफरेंस कर्व या कार्डिनल अप्रोच, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जो न्यूमरेटर में एमयू एक्स था ना, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे एमयू कम होगा, लेकिन जो एमयू पर रुपी है, 1 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, वो कांस्टेंट रहता है। और यहाँ बोल रहा है डिमिनिश होगा, तो वो तो गलत है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है इस पे, 120। रिया बट सभी करने पड़ेंगे यार, 37। Suppose that worker in the steel plant managed to force a significant increase in their wage package. How would the new wage contract will likely to affect the market? बेटा वेजेस है, अगर समझो यहाँ ना देखो, तुम ना बाउंड कर देते हो अपने आप को कि जितना सर ने बताया हम तो उतने फैक्टर्स पढ़े, उसके बाद कुछ नहीं। अरे दिमाग लगा रहे बेटा, अगर वर्कर्स ने वेजेस को बढ़वा लिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट प्रॉफिट मार्जिन विल डिक्रीज, तो सप्लाई विल डिक्रीज। अब तू देख लेना, सप्लाई विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो थोड़ा ये ना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लाना पड़ेगा, मेच्योरिटी, ये सही में बहुत काम आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।